यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 13, जो कि है आपका विद्युत व चुंबकत्व करके। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन कंप्लीट करेंगे चुंबकत्व को। क्लास नंबर 7 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 थ्योरी क्लासेस यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर, इस वाली यूनिट के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक लाइन से ही सारी क्लासेस यहाँ पर डली हुई है। एमसीक्यू सेशन आपको अलग से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी आपके कंटिन्यू है। ओके, सो चुंबकत्व में यूनिट नंबर अपनी 13 जो है, क्लास नंबर 7 यहाँ पर हो रहा है। इसमें यदि आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट के 3 से 4 टॉपिक बचे हुए थे। विद्युत मोटर क्या है, उसी के साथ कनेक्टेड होता हुआ विद्युत जनरेटर क्या है, 2 टॉपिक ये हमें करने थे। इसी के से कनेक्ट होता हुआ फैराडे का नियम हमें डिस्कस करना था। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन जो है वो हमें डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो अभी आज का जो सेशन है, आप कंप्लीट मैग्नेट का समरी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने लेंज लॉ पढ़ा, आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और अपने दाहिने अंगूठे का नियम, कई सारे नियम इसके अंदर देखे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को आज अपन रिवाइज भी कर लेंगे और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आज आपका एंड हो जाएगा। कल से इसके एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू खत्म हो गए, कल से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी कुछ एमसीक्यूज अपन कंप्लीट करेंगे जो कि आज के टॉपिक से आपके कनेक्टेड है। ठीक है, बात की जाए कोर्सेज की तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। लैंग्वेज इसका हिंदी रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो भी यूट्यूब पर क्लासेस हो रही है उसका पीडीएफ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और फॉर्मूला बुक, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोट शेयर हो, वो डायरेक्टली आपके साथ व्हाट्सएप के थ्रू और ऐप के थ्रू यहाँ पर किया जा सके। ऐप का लिंक और सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो पढ़ने वाले आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर हमें पढ़ना है, बट विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, इन 2 टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट? जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, वो क्या होता है, फैराडे के दोनों नियम क्या है। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो बहुत इजीली हम लोग विद्युत मोटर को और विद्युत जनरेटर को यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में, जब किसी कुंडली, ये है ना, ये हमारी कुंडली हो गई, कॉइल आप इसे कह दो, और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति यहाँ पर करवाई जाती है, मतलब इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हम लोग करवा रहे हैं, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो कुंडली में क्या होगा, इस कुंडली के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और इसकी वजह से कुंडली में जो धारा, उस कॉइल के अंदर जो धारा उत्पन्न हुई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय धारा के नाम से यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर हो गया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो इनके इस रिलेटिव मोशन की वजह से इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इस परिघटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और जो धारा यहाँ पर फ्लो हुई है, जो करंट यहाँ पर फ्लो हुआ है इस मैग्नेट की वजह से, उसे हम लोग कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर कहेंगे। करंट इंड्यूस्ड हुआ है, धारा प्रवाहित हुई है, किसकी वजह से, चुंबक की वजह से, है ना। तो विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू W/Q करके। ठीक है, ई क्या हो जाएगा अपना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो E इज इक्वल टू, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, W/Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बिल्कुल बेसिक और सबसे सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब अगला टॉपिक आ जाता है फैराडे का नियम। अब फैराडे ने यहाँ पर 2 नियम दिए थे, और ये नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग विद्युत जनरेटर को पढ़ेंगे तब ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फैराडे को। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसे फैराडे का नियम कहा जाता है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम दिए, 2 नियम यहाँ पर दिए। सबसे पहला नियम उन्होंने क्या दिया, यदि किसी बंद परिपथ यानी कि क्लोज्ड सर्किट के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए
जस्ट लाइक कि मैग्नेट को आगे पीछे करा, इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी हमने करी है ना। यदि किसी क्लोज्ड सर्किट के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल यानी कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होगा, है ना। और उसकी वजह से जो करंट होगा, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर कहेंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और उसकी वजह से विद्युत धारा उस सर्किट के अंदर क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट यदि कहना चाहें तो यदि किसी कुंडली, यदि किसी कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाए, हम लोग इसमें मैग्नेट में क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। जस्ट लाइक मैग्नेट को आगे लेकर गए, मैग्नेट को हमने पीछे धक्का दे दिया, तो इस सर्किट के अंदर क्या होने लग जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर उत्पन्न होने लगेगा। विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर में इसी कंसेप्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो फैराडे के नियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, विद्युत जनरेटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये था मेरा फैराडे का पहला नियम। अब देख लेते हैं सेकेंड नियम क्या बोलता है। जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी परिपथ के अंदर, जस्ट लाइक दिस इज सर्किट, इस परिपथ के अंदर जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और कैसे होगा अभी आपने देखा, हम लोग इस मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, इसको आगे पीछे गति करवा रहे हैं, जिसको अपन सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं। सो जब किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। दैट मीन्स कि हम लोग ये कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल जो कि अभी बराबर था W/Q के, है ना, तो यही किसके समानुपाती हो जाएगा, जो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुआ है उसके परिवर्तन की दर के। फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन यहाँ पर होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ये चीज़ क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो बराबर लग जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर लग जाएगा। सो ई क्या हो गया मेरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। फाई क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। फ्लक्स आपको पता है ना, फ्लक्स बेसिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसको बताता है। इसका भी अभी अपन डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे अगर आप प्रीवियस वाला थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो। ठीक है, ई क्या हो गया मेरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। फाई मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। डी फाई बाई डी टी, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट इंड्यूस्ड हो रहा है किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो जाएगी। नेगेटिव चिन्ह लेंस के नियम का कारण जो है, लेंस के लॉ की वजह से नेगेटिव साइन हमने लगाए। क्यों, लेंस का नियम क्या कहता है, लेंस का नियम कहता है कि प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है ना। आज अपन लेंस का जो लॉ है उसको भी रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमने एन कॉइल को अपन पास में लेकर आए, तो ये वाला जो हिस्सा ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। और आपको पता है कि सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ये दूर जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, साउथ पोल की तरह। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। तो लेंस लॉ क्या बोलता है कि प्रेरित धारा, जो करंट जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वो उसी का क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले ईएमएफ क्लियर हो गया, है ना। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर क्या होता है। फिर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से जो करंट बनेगा दैट इज प्रेरित करंट, या फिर अपन इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं, वो समझ में आ गया। फेराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। ठीक है, बेसिक से कंसेप्ट से अपन जो है विद्युत मोटर को यहाँ पर और जनरेटर को यहाँ पर समझने वाले। ये अपना फेराडे का फर्स्ट लॉ था कि कुंडली के चारों चुंबकीय क्षेत्र बदला जाए तो उसमें एक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, दैट इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलेगा, सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव साइन आएगा जो कि लॉरेंस फोर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि यदि आपको याद नहीं आ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र कितना मजबूत है। सेम हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या को प्रदर्शित करता है जो उसकी सतह से होकर गुजरेगी। जितनी गुजर रही है वो अपना टोटल क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा यहाँ पर होता है, जहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, स्ट्रेंथ यहाँ पर होगी, ए उसका क्षेत्रफल हो गया, और थीटा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर हो गया। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स था। तो बेसिक बेसिक बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब फेराडे के नियम जो आपने दोनों नियम पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पर प्रयोग करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो विद्युत जनरेटर में आज अपन यूज करेंगे, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वहां पर फेराडे का जो द्वितीय नियम है उसका प्रयोग किया जाएगा। ट्रांसफार्मर में ऐसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में भी हम लोग फेराडे के नियम का ही उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में लगेगा, इंडक्शन कुकर में लगेगा, क्रेडिट कार्ड स्कैनर जो होते हैं चुंबकीय स्ट्रिप के उपयोग से ही उस डेटा को रीड करता है, ठीक है। तो हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? फेराडे के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये फेराडे के नियम की क्या हो गई? एप्लीकेशंस यहाँ पर हो गई, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखे, बट विद्युत मोटर दिया हुआ है। विद्युत मोटर को अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली उसके साथ की जो जो चीज़ें हैं वो सारी देखनी पड़ेगी। तो फेराडे का पहला नियम किस चीज़ पर आधारित है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो फेराडे का पहला नियम इंड्यूस्ड करंट के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, डन। फेराडे का दूसरा नियम उत्पन्न ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। यानी कि ये जो ईएमएफ होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी के, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, ठीक है। इन शॉर्ट यदि आप कहें तो अगर आप चुंबक को किसी तार के पास लाकर उसको हिलाते हैं तो उसमें करंट उत्पन्न होगा, है ना, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। यही सिद्धांत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर इन सब में कार्य करेगा, ठीक है। एक बार अपन अगर इतना सारा पढ़ लिया है तो एक बार लेंस के नियम को भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर आप मोटर जनरेटर पढ़ो तो आपको ऐसा डाउट नहीं रहे कि क्या पढ़ा था कल मैंने। ओके, सो लेंस का नियम क्या बोलता है? लेंस का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेरित धारा के बारे में कौन बताता है? फेराडे का फर्स्ट लॉ बताता है। ओके, अब उसकी जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणाव्रत होगी, वामाव्रत होगी, किस साइड होगी, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग लेंस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिखाया था, कैसे? लेंस के नियम को फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से जोड़ा जा सकता है, जहां पर E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। नेगेटिव चिन्ह वही बताता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दिशा का क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। ईएमएफ विरोध करेगा फ्लक्स में परिवर्तन का, दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है। तो हमने ये डायग्राम देखा था, जैसे कि हम लोग एक कॉइल लेकर आए, है ना। इसमें क्या हो रहा है? जब इस मैग्नेटिक इस पोल को, मैग्नेट का हम लोग जब नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास लेकर आए तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और जो करंट की दिशा यहाँ पर बन जाएगी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी पूरी डायरेक्शन हो जाएगी। और सेम चीज अगर मैं इसको दूर लेकर जाऊं तो नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। मतलब ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो मोटर घूमती है, रोटेशन उसके अंदर होता है, जनरेटर में होता है, वो सब इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब पूरे के पूरे वो जो हमारा ये वाला बल है इस बल के ऊपर कार्य करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ जाते हैं हमारा आज का मेन कंसेप्ट, दैट इज विद्युत मोटर। इसको मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी बोल सकते हैं कि डेरिवेशन और ये सारी चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको विद्युत मोटर का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन अभी अपन साथ के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में जब अपन MCQ सीरीज में लेकर आएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं हो। सो विद्युत मोटर का कंसेप्ट क्या है? ये एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जस्ट लाइक स्विच ऑन करोगे, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलेगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि विद्युत मोटर क्या करती है? बिजली लेकर उस मोटर को घुमाने का कार्य करेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, दैट इज विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। किस कंसेप्ट पर कार्य करता है? देखो, जब किसी कुंडली को, ये हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने इस डायग्राम में देखा था, एक सेकेंड, ये कुंडली है ना, ये एक कुंडली हो गई। इसको हमने एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के हमने क्या बना रखे? इस प्रकार से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है। तो इस कुंडली को, ये जो आपको दिख रहा है आयताकार, इसको जब हम लोग इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं तब क्या होगा वो चीज देखना। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, है ना, इस कुंडली को, ये कुंडली आप समझ लो, ठीक है, ये रियल जो मोटर होती है उसका डायग्राम आपको दिखाया गया है ना। ये इसको क्या कहा जाता है? कुंडली, आप इसको आर्मेचर कहेंगे, ओके। तो जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर घुमाया जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको बाहर से देनी पड़ेगी,
राइट। तो जब उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, ये आप देख सकते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, मतलब उसको एक बल का महसूस होगा, उसको एक फोर्स महसूस होगा जो उस कुंडली को अपने अक्ष पर घुमाने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से ये जो कुंडली है जो अभी आपने आयताकार देखी थी वो क्या करेगी, यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देगी। और इस बल युग्म की दिशा, मतलब इस पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा, इस बल युग्म की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निकाली जाती है। तो विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है, बाएं हाथ का नियम लगता है, ठीक है। देखो मुख्य रूप से जो है जब विद्युत मोटर बनाया जाता है तो इसके 4 भाग डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला आर्मेचर होता है, जो अभी आपने आयताकार कुंडली देखी थी या फिर आप ये रोटेटिंग शाफ्ट देख पा रहे हो, ये हमारा आर्मेचर होता है। यह तांबे के पतले पृथक्कर तार के अनेक फेरों की बनी आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसे नर्म लोहे पर के क्रोड पर लपेटकर जो है बनाया यहाँ पर जाता है। बेसिकली एक नॉर्मल धातु का तार होता है, उसके ऊपर क्या करा जाता है, इस तरीके से जो एक कुंडली आप बोल सकते हो, उसके ऊपर कई तरीके से तार लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या करे, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाए। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई मेरी, आर्मेचर यहाँ पर हो गई, ओके। दूसरा होता है फील्ड मैग्नेट। ये एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जो 2 ध्रुव एन तथा एस में विभक्त होती है। जैसे ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर यूज करी जाती है, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल मैग्नेट भी यूज कर सकते थे बट वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से वक्राकार जो है मैग्नेट का प्रयोग यहाँ पर करते। इस तरीके से कर्वी मैग्नेट जो होती है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो सके, ठीक है। क्षेत्र चुंबक क्या हो गई, एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है जो 2 ध्रुव एन तथा एस के अंदर विभक्त होती है। इसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसके अंदर ये आपका जो आर्मेचर है, आपकी जो कुंडली है वो घूमेगी, ठीक है। अगला देखिएगा स्प्लिट रिंग्स यहाँ पर क्या होती है ना, व्हाट इज स्प्लिट रिंग। जो विभक्त वलय होते हैं, यह पीतल का बना 2 अर्धवृत्ताकार खंडों का एक वलय होता है। आर्मेचर के दोनों सिरे जो होते हैं इसी अर्ध वलय से यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं है ना, ये आर्मेचर के दोनों सिरे जो इससे टच हो रहे हैं, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से चूड़ी होती है ना, उसको बस आप ऐसा समझ लो कि उसके बीच में इस तरीके से ब्रेक है ना। आर्मेचर का जो दोनों सिरे हैं, जैसे ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये ए वाला हिस्सा और ये डी वाला हिस्सा इससे चिपका हुआ है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो जैसे हमारा ये आयताकार हिस्सा यानी कि आर्मेचर मूव करेगा, तब ये भी क्या करता रहेगा, इसके साथ साथ मूव करता रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अगला और लास्ट पार्ट जो आ जाता है दैट इज ब्रश। ये दिख रहा है आपको, कार्बन ब्रश यहाँ पर होते हैं। ये ग्रेफाइट कार्बन के बने हुए 2 प्रकार के ब्रश होते हैं। ब्रश जैसे आप नॉर्मल टूथ ब्रश में आपके इस तरीके से लगे हुए रहते हैं ना, सेम ये उसी टाइप का यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट कार्बन के बने हुए गुटके होते हैं जो विभक्त वलय के ब्रश होते हैं। ब्रश का संबंध संयोजक तारों द्वारा किसी बैटरी अथवा दिष्ट धारा मेंस से कर दिया जाता है जिसके थ्रू इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, बैटरी से हमने जोड़ दिया इस ब्रश को। ब्रश किससे जुड़े हुए हैं, स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए। ये रिंग किससे जुड़ी हुई है, इस आर्मेचर से, इस कुंडली से जुड़ी हुई है। कुंडली इससे टच नहीं होती है, जस्ट इसके पास रहती है, इसके निकट संबंध रखती है, किससे, नॉर्थ और साउथ पोल से, ठीक है। तो एक बार सेटअप समझ में आ गया तो इसका जो प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो बैटरी से जो करंट जाएगा वो किसके पास जाएगा, इन ब्रश के पास जाएगा, ब्रशेस के पास जाएगा। ये ब्रश जो है किससे जुड़े हुए हैं, स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं। ये स्प्लिट रिंग जो है किससे जुड़ी हुई है, पूरे आर्मेचर से यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो जैसे ही आप सप्लाई दोगे, करंट क्या होगा, इस कार्बन ब्रश के थ्रू स्प्लिट रिंग से जाएगा, स्प्लिट रिंग से जाएगा और स्प्लिट रिंग से इस आयताकार कुंडली या फिर आर्मेचर के पास जाएगा और ये क्या करेगा, एक चक्र घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पूरा नहीं घूमेगा। अब क्या प्रोसेस होती है वो समझना है। जब आर्मेचर ABCD इस प्रकार से स्थित होता है और कुंजी को दबाया गया, दैट मीन जैसे ही स्विच ऑन करा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तब ब्रश एक्स से प्रवेश करके करंट क्या करेगा, एक्स से प्रवेश करते हुए वाई से बाहर आ जाएगा। मतलब पूरी कुंडली में इस तरीके से क्या होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है। सो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार BC और AD जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। तो इन दोनों पर तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AB और जो मेरा DC है इसके ऊपर तो कार्य करेगा। अभी मैंने क्या कहा कि BC और AD के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर देखना AB और CD दोनों किसके संपर्क में रखे गए, मैग्नेट के संपर्क में भी रखे गए। तो इनको एक बल यहाँ पर महसूस होगा, ठीक है।
क्लियर है। जबकि भुजा ए बी को नीचे की तरफ, ये जो ए बी भुजा है इस पर नीचे की साइड बल लगेगा, और जो सी डी भुजा है इस पर ऊपर की साइड हमें बल लगेगा। ये कैसे पता चलता है? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, जब यह आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है ना, जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा कर लेती है, ठीक है, जैसे ही इसका हाफ राउंड यहाँ पर पूरा होगा तब विभक्त वलय जो है, ये जो स्प्लिट रिंग है, ये क्या करेगी? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। मतलब ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा इसके अंदर। विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेंगे, मतलब करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही अपना हाफ रोटेशन चेंज करती है, करंट की दिशा भी बदल जाएगी। उस केस में क्या होगा कि सी डी पर नीचे की साइड और ए बी पर ऊपर की साइड एक बल लगता है, जिसकी वजह से कुंडली वापस से क्या करने लग जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि वामाव्रत दिशा में घूमने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये वही वाला जो अपना अभी अपन ने बल पढ़ा था कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, उसी का ये विरोध करती है लेंज लॉ, उसी से कनेक्टेड ये पूरी थ्योरी है। ओके, चलो, तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे डीप और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो करंट हमने यहाँ से फ्लो करा, जैसे ही ये अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करती है, हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। किसके थ्रू? इस स्प्लिट रिंग के थ्रू। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ये फिर से क्या करने लग जाएगी? क्योंकि यहाँ आकर आधा चक्र पूरा करते ही इस पर फिर इसको इधर की साइड बल महसूस होगा। मतलब ये पहले कुछ इस तरीके से घूम रही थी, जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट हुआ ये फिर से ऐसे हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। तो ऐसे तो हमारी मशीन खराब हो जाएगी। तो उस केस में ये क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जो पहले अपना जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था, वापस से वो क्या होगा? अपना एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके कई प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं, तो एक बार इसके टाइप भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा हो जाएगा डीसी मोटर, है ना। अब डीसी मोटर क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डायरेक्ट करंट का प्रयोग करेगी, मतलब इसमें जो करंट यूज होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। एसी मोटर अल्टरनेट करंट का यहाँ पर प्रयोग करेगी। फिर अगला आ जाता है मेरा सिंक्रोनस मोटर। ये मोटर एक निश्चित गति से घूमती है, जो एसी पावर स्रोत की आवृत्ति के साथ क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज मोटर मतलब एसी पावर के साथ वो इजीली सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो नई नई टेक्निक का यूज होगा तो वो मोटर उतनी ही कॉस्टली अपन को पड़ती जाती है। ओके, उसके बाद आ जाता है मेरा ब्रशलेस डीसी मोटर। मतलब अभी जो अपन कार्बन ब्रश वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, अब बहुत आधुनिक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन के थ्रू जो है डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग करके अपने जो डायरेक्शन है, करंट की जो दिशा है, उसको बार बार बदल सकते हैं। फिर आ जाता है प्रेरण मोटर। ये मोटर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमएफ जो कंसेप्ट होता है उसका प्रयोग यहाँ पर करती है। ठीक है, इन शॉर्ट यदि आप देखें कि किसका फायदा और किसका क्या नुकसान है, वो आप एक बार से देख लो। सबसे पहले डीसी मोटर अगर आप ले रहे हैं, सस्ती पड़ती है, सरल इसका डिज़ाइन होता है, आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब इसके ब्रश घिस जाएंगे तो आपको नए ब्रश लगवाने पड़ेंगे। एसी मोटर अधिक कुशल होती है, लंबा जीवन काल होता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसका रहता है, और इसकी स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा सा बोल सकते हैं कि महंगा पड़ जाता है, कठिन होता है। हालांकि ये लंबा चलती है, बट इसकी जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ये कॉस्टली पड़ती है। सो ये सस्ती है बट बार बार मेंटेनेंस इसको चाहिए। ठीक है, और ऐसी मोटर महंगी है बट इसका जो डिज़ाइन है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की वजह से ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, और इसकी स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तुल्यकाली जो मोटर, सिंक्रोनाइज जो मोटर होती है, इसकी हाई कैपेसिटी होती है, कंटिन्यूसली गति करती रहती है। ठीक है, बट इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है कि टाइम टू टाइम ये सिंक्रोनाइज होती रहे और हमारी डायरेक्शन बदलती रहे। ठीक है, अगला हो जाता है मेरा इंडक्शन मोटर। कम लागत, टिकाऊ होती है, विश्वसनीय होती है, लेकिन इसकी इफिशियंसी कम होती है। सीमित गति नियंत्रण ये कर सकती है, मतलब कम स्पीड पर ये काम करती है। ब्रशलेस डीसी मोटर की बात करें, हाई इफिशियंसी इसकी होती है, मेंटेनेंस भी कम लगता है, सटीक गति नियंत्रण करती है, बट अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, तो हर एक के अपने फ़ायदे नुकसान है। अगर आपको सस्ती चाहिए तो आप सस्ती वाली लोगे, बट उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लग जाएगा, आपको टाइम टू टाइम उसको सही करवाना पड़ेगा। अगर आप हाई टेक्नोलॉजी वाली लोगे, लाइक ब्रशलेस डीसी मोटर वगैरह लेते हो, तो फिर वो कॉस्टली पड़ेगी। ठीक है,
अब देखो एक बार मैं आपको एक डिफरेंस समझा देती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, इससे पहले कि आप जनरेटर पढ़कर दोनों में कंफ्यूज हो, आप पहले दोनों के डिफरेंस पढ़ लो, उसके बाद अपन जनरेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली, क्योंकि सारे कंसेप्ट वही है, ब्रश वगैरह आर्मेचर वगैरह सब कुछ सेम है, बट नियम अलग अलग है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो तो पहले अपन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन जनरेटर को कंप्लीट करेंगे। कार्य, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे यांत्रिक ऊर्जा, वो मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी, दैट मीन्स कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती। वहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, मतलब जस्ट मोटर का उल्टा करता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो लॉरेंस बल के ऊपर कार्य करती है। लॉरेंस बल का जो सिद्धांत है कि जिसके कारण करंट खुद उत्पन्न हुआ है वो उसी गति का क्या कर देगा, विरोध कर देगा, तो ये लॉरेंस बल पर कार्य करती है। और मेरा जो जनरेटर है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। दोनों के नियम अलग अलग है ना। ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि घूमने के कारण करंट उत्पन्न हो रहा है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इनपुट क्या दोगे आप, इसको करंट इनपुट दोगे, और जनरेटर को आप मैकेनिकल बल, घुमाओ बल यहाँ पर दोगे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, मैकेनिकल मिलेगा, और जनरेटर में आउटपुट क्या मिलेगा आपको, बिजली करंट यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल पंखा, वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक कार, ये सब इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जाम्पल है। पवन टरबाइन, जल विद्युत जनरेटर, डायनमो, ये सब विद्युत जनरेटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्य प्रणाली क्या होती है, कार्य प्रणाली और देख लो, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है ना, तो उस बल के कारण वो क्या करने लग जाती है, घूमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एसी या डीसी दोनों पर ये कार्य कर सकता है। और जनरेटर जो होगा वो कैसे कार्य करेगा, जब किसी तार को हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या होने लग जाएगा, मेरा विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न होने लग जाएगी। मतलब एक तार था, एक चुंबक क्षेत्र हमने रखा, तो जैसे ही हमने इस तार को यहाँ पर घुमाना स्टार्ट करा, तार का रोटेशन होगा, रोटेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, मेरा करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो मैं जनरेटर के थ्रू करूँगी। ये भी एसी या डीसी धारा उत्पन्न कर सकता है, दोनों ही प्रकार की धारा आप इससे ले सकते हो। तो एक बार मोटर के क्वेश्चन और देख लो। इलेक्ट्रिक मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है, लॉरेंस फोर्स पर कार्य करती है। ओम लॉ का कोई कनेक्शन है नहीं, न्यूटन लॉ है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला तो अपना वो हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली लॉरेंस फोर्स पर ये कार्य करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में बल की दिशा को जानने के लिए अभी अपन ने देखा था कि अगर मेरे को देखना है कि बल कौन सी दिशा में लग रहा है, ठीक है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करूंगी, ठीक है। ध्यान रखना कि जनरेटर की जब अपन बात करेंगे तो उसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मेरा लगेगा, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, डीसी मोटर के किस भाग का कार्य धारा की दिशा को बदलना है। धारा की दिशा अगर आपको बदलनी है तो जो हमारे विभक्त वलय होते हैं, दैट इज कम्यूटेटर, उसके थ्रू आप जो है धारा की दिशा को क्या कर सकते हो, पल पल यहाँ पर बदल सकते हो, दैट इज कम्यूटेटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर में जो आर्मेचर है उसका कार्य क्या होता है। आर्मेचर जो आपने देखा था कि एक प्रकार से जो मेरी आयताकार कॉइल थी, ठीक है, ये तो बिल्कुल अपन एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। आजकल आधुनिक में क्या होता है कि मल्टीपल कॉइल्स यहाँ पर इस तरीके से यूज करी जाती है ताकि मोटर की गति या मोटर का जो रोटेशन है वो क्या हो पाए, फास्ट यहाँ पर हो पाए। तो अभी अपन ने बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए केवल मेरी एक आयताकार जो कॉइल है, ये इस प्रकार से आयताकार कॉइल थी, इसका प्रयोग अपन ने किया था, ठीक है। सो ये जो आर्मेचर है दैट इज अपन ने अभी इसको नेमिंग किया था ABCD करके, ठीक है। ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो इसने क्या बोला था, आर्मेचर का कार्य क्या, यांत्रिक सहारा देना, सर्किट और मोटर के बीच में धारा का प्रवाह करना, घूर्णन गति को उत्पन्न करना या इंसुलेशन प्रदान करना। तो डेफिनेटली अगर मुझे रोटेटरी मोशन चाहिए, घुमाव चाहिए, तो आर्मेचर घूम रहा है तभी तो मेरा मोटर का मेन जो कार्य है वो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज घूर्णन गति को उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जो ब्रश है उसका कार्य क्या होता है। ब्रश बेसिकली क्या करेगा, जो ब्रश है वो क्या कर रहा है, मेरा सर्किट से करंट लेकर आ रहा है, सर्किट से करंट लेकर आ रहा है और किसको दे रहा है, स्प्लिट रिंग को दे रहा है। एक बार और मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, देखना, ये वाला डायग्राम से समझ लो, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये ब्रश क्या कर रहा है, यहाँ से ये एक्स आपको दिख रहा है, ये ब्रश है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से करंट लेकर आ रहा है और किसको दे रहा है, रिंग को दे रहा है। इसका कार्य इतना ही है, ब्रश से करंट लेकर आना और रिंग को, जो स्प्लिट रिंग है, उसको प्रोवाइड करवा देना,
तो अभी क्वेश्चन में देखना क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ब्रश का कार्य क्या है, इंसुलेशन देना, घर्षण को कम करना, स्थिर और घूमने वाले भागों के बीच में विद्युत को प्रवाहित करना। क्योंकि देखो स्थिर और घूमने वाले जो भाग है यहाँ पर, क्योंकि आर्मेचर रोटेटरी मोशन है, ये स्प्लिट रिंग यहाँ पर हो गई, तो इनके बीच में करंट को फ्लो करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मेरे कार्बन ब्रश के द्वारा किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र तो इसका कोई कार्य है नहीं, इसको तो सिर्फ करंट को फ्लो करवाना था। ओके, तो ये आपका मोटर आई थिंक 100% क्लियर हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत जनरेटर को। ठीक है, विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके आधार पर जब किसी भी कुंडली के तल पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो जाती है, और इस प्रकार से हम लोग एक प्रकार से जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, इससे क्या बनता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलॉम जूल का कोई कनेक्शन है नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग किसके अंदर कर लेते हैं, मोटर के अंदर। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये कार्य करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ पूरा सिमिलर ही रहता है। जब आर्मेचर ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में यहाँ पर घुमाया जाता है, इस तरीके से जब मेरा आर्मेचर घूमेगा तो कुंडली में क्या होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर होगा, है ना। कुंडली में EMF उत्पन्न होने के कारण मेरी विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। ये किस नियम का प्रयोग करती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है, लेकिन अगले ही पल हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम मेरे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी, तो जैसे ही अपना आधा चक्कर कंप्लीट करती है, आधा चक्कर पूरा करती है, आधा चक्कर पूरा करती ही क्या होगा, देखो ये वाला हिस्सा साउथ वाला है, मतलब अपोजिट पोल वाली चीज हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, अपनी ही गति का विरोध करेगी और वापस से इधर मुड़ने लग जाएगी। बट मुझे तो पूरा रोटेशन चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, वापस से डायरेक्शन चेंज करूंगी, और जो ये ऐसे घूम रही थी मैं ट्राई करूंगी कि ये अभी भी कैसे घूमती रहे, इसी डायरेक्शन में घूमती रहे, जिसकी वजह से इसका एक रोटेशन पूरा होगा। ठीक है, पहले आधे चक्कर में B1 धारा प्रवाहित हो जाएगी। B1 से जो है यहाँ से अपन ये देखो B1 से धारा लेकर जा रहे हैं, और अगले आधे चक्कर में मेरी B2 धारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो धारा B2 से B1 की ओर यहाँ पर बहेगी। इस प्रकार परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये करंट आप देख सकते हो B2 से वापस से B1 में, इस तरीके से पूरे सर्किट में मेरा फ्लो चलता रहेगा। ओके, चलो अब इसमें भी ब्रश है। इस ब्रश का कार्य क्या है, दोनों ब्रश घूर्णन करती जो कुंडली है इसके वलय के संपर्क में रहते हैं, वही आर्मेचर के संपर्क में रहेंगे, जिससे उसके घूर्णन में कोई बाधा नहीं आएगी, और उससे प्राप्त विद्युत धारा को बाह्य परिपथ में इजीली प्रवाहित किया जा सकता है। ओके, चलो अब बेसिक कंसेप्ट देख लो कि जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, और मोटर क्या करती है, विद्युत को यांत्रिक में बदलती है, दोनों अपोजिट है। जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दिशा निर्धारित करनी है ना करंट की, तो करंट की दिशा के लिए क्या करोगे, दाएं हाथ का नियम। और ये बोलेगा कि जनरेटर किस नियम पर आधारित है, तो अपन बोल देंगे फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जब वो पूछे कि मेरे को करंट की दिशा बताओ, तो आप बोलोगे लो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है हमारा, इससे निकाल लो। ठीक है, आदर्श जनरेटर की जो इफिशियंसी है, कोई भी अगर आप आइडियल जनरेटर लेते हैं उसकी इफिशियंसी 100% होती है, बट ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, कोई भी 100% दक्ष यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो विद्युत मोटर जो है किस कंसेप्ट पर कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है विद्युत मोटर के अंदर बल की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो एक बायां नियम है, एक दायां नियम है। फ्लेमिंग का जो अपना विद्युत मोटर है उसमें लॉरेंस फोर्स मेरा लग जाएगा, और इधर वाले में अपना जनरेटर में फैराडे का नियम लग जाएगा। ये हो गई इसकी कंप्लीट समरी। ठीक है, तो ऑफिशियल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये यूनिट अभी खत्म हो गया है, बट इसमें आपने देखा होगा हमने कुछ नियम पढ़े थे। गॉस लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में गॉस का नियम पढ़ा था जो बंद परिपथ के लिए यहाँ पर बात करता है। फिर हमने गॉस का नियम फिर से पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर मैंने एम्पियर्स थ्योरी यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, फिर अभी जस्ट आपने फैराडे का नियम पढ़ा। तो ये जो मैक्सवेल थे इन्होंने क्या करा, इन चारों नियमों को समराइज किया।
इन चारों नियमों को एक साथ लेकर आए और इससे एक इक्वेशन बनाई, है ना। इसी को मैक्सवेल समीकरण के नाम से जाना गया। तो पढ़ा हुआ सारी चीज़ें, बस नाम मैक्सवेल है तो देखना क्या क्या चीज़ें हैं, चारों नियम भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक नई चीज़ भी सीखने को मिल जाएगी। उन्होंने बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं इनकी थ्योरी में। चलो, मैक्सवेल समीकरण मुख्य रूप से हमें यह विचार देती है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपस में कनेक्टेड है। ओके, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करते हैं, ये समीकरण जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा विकसित किए गए थे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बारे में भी हमें जानकारी देती है। कुछ मौलिक संबंध है जो बताते हैं कि चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने 4 सेट बना है। सबसे पहले गॉस का जो इलेक्ट्रिसिटी का नियम है, गॉस का चुंबकीय क्षेत्र का नियम है, फैराडे का नियम है, और एक मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल लो, ठीक है। इन चारों से मिलकर हमारी मैक्सवेल इक्वेशन बनी है। तो 4 इक्वेशन बेसिकली आपको पढ़नी है। देखो, सबसे पहले गॉस का नियम, विद्युत क्षेत्र का नियम पढ़ लेते कि अपन ने क्या देखा था। यह नियम बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत प्रवाह, है ना, किसी भी बंद पृष्ठ, क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी से निकलने वाला विद्युत का प्रवाह, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होगा। उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, जितना भी चार्ज है, उसके क्या हो जाएगा, मेरा समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी बंद परिपथ के अंदर कोई भी चार्ज है तो वो इक्वली क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये रूम है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो उस चार्ज का जो प्रभाव है या उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी क्षेत्र में समान रूप से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो। सो किसी भी चार्ज से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चारों ही दिशाओं में यहाँ पर फैलता है। सो गॉस का नियम कहता है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अगर आप इसको इस टर्म्स में लिखते हैं, समाकलन की टर्म्स में, तो Q/ε0 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर गॉस का सीम, चुंबकीय क्षेत्र का नियम क्या होगा, तो इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की कोई अलग अलग मुक्त ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होंगे। इन्होंने चुंबक में क्या कहा कि प्रत्येक चुंबक का ऐसा नहीं कि एक ध्रुव होगा, हमेशा दोनों ध्रुव साथ में आएंगे, और दोनों ध्रुव क्या होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। इसीलिए हमेशा जो टोटल मेरा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन शॉर्ट यदि आप कहें कि कोई एकल चुंबकीय ध्रुव पॉसिबल नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किस प्रकार के होते हैं, डाइपोलिक यहाँ पर होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र यहाँ पर बनाती है, और चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हमेशा साथ में रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो उससे निकलने वाला या ओवरऑल फ्लक्स आप काउंट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 नियम हो गए। तीसरी समीकरण देखना, तीसरी समीकरण है मेरा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इस नियम के अनुसार किसी भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसके कारण मेरा क्या होगा, मतलब वही चीज हो गई, ईएमएफ के कारण मेरा करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, मेरा करंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता रहे, यानी कि चुंबक में सापेक्ष गति होती रहे, तो वहां पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उस प्रकार की विद्युत धारा को क्या कहा जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा कहा जाएगा। ये भी अपन ने सेशन के स्टार्टिंग में फैराडे लॉ पढ़ाई था कि जब भी किसी कुंडली, एक क्लोज्ड सर्किट है ना, इसके भीतर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यही नियम विद्युत जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, EDL इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, अपना जो लेंस फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, कि वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का क्या कर देगा, वो अपोज कर देगा। अब देखो, फोर्थ लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ने एम्पियर थ्योरी पढ़ी थी। प्रीवियस जो लास्ट आपका सेशन हुआ था उसमें अपन ने एम्पियर थ्योरी पढ़ी थी, बट एम्पियर की थ्योरी को थोड़ा सा मैक्सवेल ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो इसलिए उस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, एम्पियर मैक्सवेल थ्योरी पड़ गई, ठीक है। सो एम्पियर के नियम को मैक्सवेल ने थोड़ा सा सुधारा और बताया कि न केवल विद्युत धारा बल्कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते। तो बेसिकली जो एम्पियर थे ना, वो सिर्फ ये बोल के गए थे कि विद्युत धारा जो है
चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न कर सकती है, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो इन्होंने बोला कि परिवर्तित विद्युत धारा, जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है, कि मेरी बार बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके कारण भी मेरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इतना सा बोलने की वजह से उनकी थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, एम्पियर मैक्सवेल थ्योरी बन गया। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। सो एम्पियर के नियम के अनुसार क्या बात कही गई थी कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैक्सवेल ने इसमें मॉडिफाई करा है ना, जो अपनी विद्युत धारा है उसके साथ साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण भी क्या होगा, मेरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एम्पियर मैक्सवेल थ्योरी का जन्म होता है। ठीक है, सो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी भी छोटी सरफेस के लिए निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, म्यू जीरो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना, 10⁻⁻⁷ वाला आई जो करंट प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है, प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। ओके, सो अब अगर अपन देखें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों पढ़नी पड़ रही है ये सारी चीज़ें, तो इसी से आपका जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी जानकारी मिलेगी। रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, एक्सरे, प्रकाश, इसके आगे की जो आपकी यूनिट्स है सब में आपका मैक्सवेल इक्वेशन लगेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो अभी आपने इस यूनिट में पढ़ी है फिर से आपको एक बार और पढ़नी पड़ेगी। विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में मैक्सवेल की थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। इन शॉर्ट चार चीज़ें तो पढ़ ही चुके, एक बार समरी देख लो फिर अपन एमसीक्यूज स्टार्ट कर देते हैं। गॉस का नियम चार्ज से क्लोज्ड बॉडी के लिए बात करेगा। गॉस का जो विद्युत क्षेत्र का नियम है चार्ज से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गॉस का चुंबकीय नियम कि चुंबकीय एकल ध्रुव कभी भी नहीं होता है, कभी भी चुंबक मोनोपॉलिक नहीं होगी, हमेशा डाइपॉलिक यहाँ पर होगी, इसीलिए उसमें उत्पन्न फ्लक्स हमेशा शून्य के बराबर होगा। फेराडे का नियम बदलता चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। एम्पियर मैक्सवेल थ्योरी बदलता विद्युत क्षेत्र जो है क्या करेगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, बार बार विद्युत क्षेत्र बदलेगा और विद्युत धारा के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही सही, साथ ही बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो फेराडे ने तो केवल इंड्यूस्ड करंट के लिए ही बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र बदलने से मेरा क्या होगा, प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। चलो अब इसके 10 क्वेश्चन है वो अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। मैक्सवेल के समीकरण किससे संबंधित है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में जोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया। दूसरा फोर्स एंड एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, मास और एनर्जी गलत हो जाएगा, प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल के किस समीकरण के अनुसार किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गॉस का विद्युत नियम तो चुंबक के बारे में बात करेगा नहीं, तो ये गॉस का चुंबकीय नियम हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो तो हमें बोलता है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर एम्पियर मैक्सवेल नियम विद्युत धारा प्लस बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र दोनों ही क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के शून्य होने के नियम की बात किससे पता चलती है, गॉस के चुंबकीय नियम से यहाँ पर पता चलती है, क्योंकि चुंबक मोनोपॉलिक यहाँ पर होगी, मोनोपॉलिक नहीं होगी, हमेशा डाइपॉलिक होगी। तो उस केस में उससे उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स है हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। फेराडे का नियम, थर्ड वाला नियम ना फेराडे का लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मैक्सवेल के समीकरणों में विस्थापन धारा जो है, विस्थापित धारा जो है किससे कनेक्टेड है, धारा विस्थापित होगी, दैट मीन्स वही चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लास्ट वाला जो नियम हो जाएगा एम्पियर मैक्सवेल थ्योरी उससे कनेक्टेड है। इसने पूछा कि द डिस्प्लेसमेंट करंट इन मैक्सवेल इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फोर्थ वाला मैक्सवेल एम्पियर थ्योरी आपने यहाँ पर पढ़ी थी कि न केवल विद्युत धारा बल्कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा, है ना, किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, मतलब गॉस का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो नियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उससे बात हो रही है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो भी उस बॉडी के अंदर चार्ज होगा उस चार्ज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सतह के भीतर कुल आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस चीज पर निर्भर करेगा। ठीक है,
एम्पियर मैक्सवेल नियम के अनुसार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा प्लस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र दोनों ही किसको जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर जनरेट करेंगे। अगला नियम देखिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किस कंसेप्ट पर आधारित है, विद्युत मोटर में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में। तो यस, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन का प्रयोग हर जगह किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैक्सवेल के समीकरण किसके अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं, जो आप ये मैक्सवेल समीकरण पढ़ रहे हो, इससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, उसकी पूरी जानकारी मिलती है कि ये तरंगों का जो प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे आप देखोगे, है ना, डिस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा वेव्स का, है ना, जितनी भी तरंगे सब में आपका सेम कंसेप्ट यूज होगा। फेराडे के नियम में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो लेंज लॉ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, मैक्सवेल के समीकरण किन दो पारंपरिक क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं, तो हमें पता ही है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, विद्युत और चुंबकत्व की बात करते हैं। लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यदि देखना चाहें, गॉस का विद्युत नियम विद्युत क्षेत्र और कुल आवेश के बीच में संबंध बताएगा। गॉस का चुंबकीय नियम, चुंबक का जो फ्लक्स होगा वो हमेशा शून्य होगा, चुंबक हमेशा डाइपोलिक होगी, हमेशा क्लोज्ड कर्व होगी। फेराडे का नियम, बदलता चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को उत्पन्न करता है। एम्पियर मैक्सवेल का नियम, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मैक्सवेल समीकरण विद्युत और चुंबक को जोड़ती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, ओके, सो ये इस तरीके से आपका जो पूरा यूनिट है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ए टू जेड जितना भी था सारे ही पॉइंट आपके कवर हो गए। अब आप एक बार ज़रूर से ये करिएगा कि फार्मूला रिवाइज कर लेना सारे, क्योंकि अब अपन को थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इस वाली यूनिट का ये जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है इसमें अपन ने न्यूमेरिकल नहीं किए। ठीक है, तो अब अपन थोड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नियम वगैरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली अपने न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। ओके, तो वो अपन कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। बाकी शाम को आपका लाइव सेशन चल रहा है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है 3000 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपके ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से कनेक्टेड है। ठीक है, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, और यदि कोई डाउट रहता है देन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।